गुड आफ्टरनून सर। 2 मिनट शायद लेंगे अभी। जी बट सर, जी सर। कोई सर प्रॉब्लम। कनेक्ट हो गए, सर का माइक अभी हाँ। कनेक्ट। हाँ, नहीं कुछ टेक्निकल इशू है, मैसेज आ गया है, तब तक यू कैन इंटरेक्ट विद सम न्यू पर्सन्स अगर हैं तो। सर हमारे साथ प्रांजलि मैम नई जुड़ी थी। वो 2 दिन से हमारे साथ क्लास अटेंड कर रही है। अच्छा। सो Hello everyone. हाय सर, हाय। होप योर हेल्थ इज बेटर नाउ। Sir, bit quite okay now. नहीं, तो दैट इज व्हाई आई हैव मैनेज फॉर द मेडिसिन फॉर यू, योर सेशन। Thank you, sir. Thank you very much. ओके, तो सो एंजॉय योर मेडिसिन एंड प्लीज ओवर टू यू सर। Okay. Sir, सबने ज्वाइन कर लिया. Should we start now? आई थिंक वी कैन वेट टू मिनट्स। Fi- जस्ट 2 minutes को. In the meantime, अगर कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया है और पिछले सेशन से किसी को कोई प्रॉब्लम है, so we can take first those Actually, questions if there. yeah. Pranjali ji, if you want to introduce yourself, can you? Yeah, good evening, sir. Good evening. Uh, Sir, I'm from Nidhari Handicrafts. I have established, I'm into product and services basically. And जो हमारे products हैं वो handmade products हैं. Like scrap से जो हम small mementos वगैरह बनाते हैं, sculptures बनाते हैं और candle making करते हैं, cow dung products बनाते हैं. ऑल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर देयर एंड जो सर्विसेज हैं हमारी वो रिलेटेड हैं वॉल म्यूरल से और स्कल्पचर से. तो जैसे कहीं साइट पे वी हैव अ पैनल ऑफ आर्टिस्ट जो कि अकॉर्डिंग टू द थीम क्रिएट करते हैं. जो आर्टिस्ट लाइक बहुत ज्यादा रिनाउंड नहीं है, उनको एक मार्केट प्लेस देते हैं हम और वो लोग डिजाइनिंग करते हैं और उसके बाद हम उनको क्रिएट करते हैं. जैसे यूनिवर्सिटीज में अगर म्यूजिक डिपार्टमेंट है तो म्यूजिक से रिलेटेड हमारा सारा बनेगा वॉल म्यूरल एंड दैट इज बेसिकली द एनग्रेव्ड विद द सीमेंट. Great. Nice. I appreciate your approach and your products and services, ma'am. थैंक यू सो मच सर. Okay. तो आई थिंक थोड़ा आप अपने सेशंस अपने अवेल कर लीजिएगा थैंक यू यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन के साथ में। सर. मुझे Also, थोड़ा सा एक चीज था, सॉरी यस, यस yeah, प्लीज। yeah, please, carry. सर. आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारा जो अभी सारा कुछ बाहर के लिए एक्सपोर्ट से रिलेटेड चल रहा है, मुझे थोड़ा Mm-hmm. सा लोकल मार्केट में पिच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी मेरा ये स्टार्टअप ही है, लाइक 2-3 मंथ्स हुए हैं मुझे. लोगों को train करना और थोड़ा सा वो बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज हम पीओपीज वगैरह में वर्क नहीं करते जो आजकल जनरली लोग करते हैं. हमारा थोड़ा सा पुराना वो है कि सीमेंट से करेंगे और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे वर्क करेंगे. तो थोड़ा सा कॉस्ट एक्सपेंसिव चीजें हैं हमारी, तो उसमें पिचिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. आपका जनरल मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कस्टमर बेस है डोमेस्टिक मार्केट में वो भी जेनरिक नहीं है. देखिए, आपको या राइट. अपना कस्टमर ढूंढना पड़ेगा हु इज रेडी टू पे फॉर सस्टेनेबल एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. कई बार क्या है कि हैंडीक्राफ्ट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीबडी वांट दैट, बट सम टाइम उसका बायर, एवरी वॉक इन इज नॉट योर बायर. ये बहुत अच्छी तरह आपको हाँ जी. समझना पड़ेगा. जो भी वॉक इन है या जो भी आपको कनेक्ट कर रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एवरी इंक्वायरी इज नॉट अ ऑर्डर, बट इफ यू हैव अ इंक्वायरी देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द ऑर्डर. तो जितना यस. आपका बहुत नीश मार्केट है, तो सबसे पहले आपको अपनी मार्केट, अपना टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है और उसको पिच करिए. ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं. बिक हाँ रहे जी. हैं, अच्छे से बिक रहे हैं. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर एंड पिच टू देम. एम आई राइट आलोक सर? वैसे डोमेस्टिक आपका है. राइट. हाँ, बिकॉज जब हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात कर भी रहे थे दैट टाइम भी आई वाज टेलिंग यू दैट कि जरूरी नहीं कि सब चीजें सबके लिए हों। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल आईफोन की तरह वाले हैं कि इनका एक हाँ नीश जी. मार्केट है। टिकट साइज वैल्यूएशन, जो टिकट साइज बड़ा होता है क्योंकि जहाँ सस्टेनेबिलिटी की बात आती है वहां पर ऑलरेडी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है।
तो उसके राइट। लिए एक अलग नीश क्रिएट है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की नीड नहीं है। आप एक बेटर मार्केट में हो जहाँ पर लोग जाना चाह रहे हैं, आप ऑलरेडी वहां पर हो। तो ये उन लोगों के लिए भी एग्जाम्पल है कि जो लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट में जाना चाह रहे हैं, कि एक्सपोर्ट में होने के बाद भी इस पर लोकल मार्केट में आना चाह रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग कल इस पे इनोवेशन मार्केटिंग का लेक्चर भी मेरा कल है। तो मेरे पास कुछ इसके लिए केसेस हैं, दैट आई विल डिस्कस टुमारो, एंड टुडे लेट स्टार्ट सर टू Also, I want to say कि you are into innovative product, you are a market leader, और हम लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर मेरे पास है तो मैं स्किमिंग को एंजॉय करूं। तो जब तक आपके पास कंपटीटर नहीं है, एंड मतलब कस्टमर या तो आपसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो उसको अपनी शक्ति, अपनी यूएसपी मानिए एंड एंजॉय द स्किमिंग प्राइसिंग। अच्छा प्रॉफिट एंजॉय राइट। कीजिए, कम बेचिए पर अच्छे मार्जिन में बेचिए। let राइट। me श्योर सर। just I will end with the last note. That means Pranjali ji, actually हाँ जी। you can create a monopoly. This is the यस। best practice for the any supplier, any seller. तो डोंट अबाउट कि मुझे सब कुछ चाहिए, that सब कुछ चक्कर में क्या है कि आपका जो स्पेशलिटी या पे जो फोकस है वो डेविएट होता है। सारे कस्टमर आपके नहीं हो सकते, उसके लिए तो नया सेगमेंट लॉन्च करना पड़ता है। वो तब होगा जब एक नए मार्केट सेगमेंट पे आप आ जाओगे। लाइक टाटा जो हाँ जी। जो आपका ब्रांडिंग भी, हर तरह की ब्रांडिंग भी बेच रहा होता है, और फिर जुडियो भी बेच रहा होता है। तो बट वो सर वही होता है कि या कि कुछ भी नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो लोगों को कन्विंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो सर, ही एक प्रॉब्लम है जो कि मैं फेस सर, करती हूँ। मतलब आई गो फॉर द मीटिंग, सबसे मिलती हूँ, सबको समझाती हूँ, सबको बहुत अच्छा लगता है, बट जो टारगेट है अभी वो शायद अप्रोच नहीं हो पा रहा है। वही हाउ मैं मच कह टाइम रहा यू हूँ कि स्पेंड, हाउ मच समय टाइम यू लगेगा। स्पेंड? हाँ जी। हाँ पंच, कितना टाइम हो गया आपको ये अपने स्टार्टअप को लेकर के? सर अभी 3-4 मंथ्स हुए हैं, क्योंकि अभी मैं ओके, इंक्यूबेशन में 9 मंथ्स इट थे। इज 9 मंथ्स पहले से अभी मैंने एनरोल किया था शी राइज में, इट इज एंड टू उन अर्ली, टू अर्ली पांडे उसकी जी। ट्रेनिंग हुई है और उसके बाद फिर मैंने अपना सब नहीं, स्टार्ट तो किया। राइट नाउ फोकस ऑन द कलेक्टिंग द डेटा फर्स्ट। बहुत जल्दी है किसी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। अभी तो आप एक हाँ साल जी। पूरी करिए एटलीस्ट, ठीक है? हाँ इसके जी। बाद में, क्योंकि अभी तो 3 महीने तो कुछ भी टाइम ही नहीं समझ, आप अभी खुद ही समझते नहीं हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है अभी। पहले आप समझो, दैट टाइम पे यू हाँ विल जी। मेक अंडरस्टैंड द अदर्स। राइट ओके, सर। ओके ठीक है सर, राइट। प्लीज कंटिन्यू सेशन, बिकॉज ये हम राइट, लोग राइट। क्वेश्चंस हम लोग कल करते हैं थैंक यू सेशन। सर। ओके सर। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एक इम्पॉर्टेंट है जो हिमांशी ऑलरेडी ग्रुप में भी डाल चुकी है। देखिए, आप सब लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करके ये कोर्स को लेके आए हैं। इसके कुछ मैंडेट हैं। फॉर गिविंग यू सर्टिफिकेट, एट लीस्ट वी नीड अ 75% अटेंडेंस ऑफ योर्स। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग, कोई वैलिड रीजन नहीं है तो आप क्लास मिस करें, क्योंकि हम लोग इसकी भी कोशिश करते हैं कि किसी का कोई क्लास मिस हो रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दी जाए। दूसरा, अभी आगे 3-4 तरीके के फिजिकल इंटरेक्शंस होने हैं। कुछ हाइब्रिड मोड पे कोर्स है, तो कुछ आपको हम फिजिकली भी बुलाएंगे अपने इंस्टीट्यूट में। कुछ बूट कैंप होने हैं, कुछ एक्सपोजर विजिट एंड नॉलेज विजिट्स होनी है। उसका भी मैंडेट है कि 3 में से 2 आपको करने ही करने होंगे। सो प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहिएगा आप लोग, क्योंकि कमिंग मंथ के अर्ली फर्स्ट वीक या में, फर्स्ट वीक या फर्स्ट अर्ली 10 डेज के अंदर ही हम लोग आपको कुछ फिजिकल इंटरेक्शंस, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एंड बूट कैंप्स के लिए इनवाइट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Is my screen is visible to everybody? यस सर। हिमांशी, हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था? इनको टर्म्स हो गए थे आई थिंक। हाँ जी सर, हो गए। जस्ट अभी तक हम लोग ये कवर कर चुके हैं कि हमको अपनी कंपनी कैसे स्टेब्लिश करनी, क्या लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हमको कराने पड़ते हैं, हम प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि पूरी दुनिया को आप एक्सपोर्ट तो कर सकते हो, बट एक बार में पूरी दुनिया को पिचिंग करना इज नॉट पॉसिबल।
वर्ल्ड को 4 भागों में बांटते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज एंड एशियंस, क्योंकि सबके कलर्स प्रेफरेंस अलग हैं, सबके लिविंग स्टाइल्स अलग हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, प्रेफरेंसेस, साइजिंग, ये सारी चीजें अलग हैं। तो हमने कॉमन फैक्टर में बांट लिया है और उस हिसाब से हम उनके लिए सैंपल डेवलपमेंट करते हैं और हम अपने सैंपल लाइब्रेरी बना के फिर उन कंट्रीज को हम पिचिंग करते हैं। मैंने आपको इनको टर्म समझाए थे, इनको टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 तरीके इनके इनको टर्म, एक्स वर्क, एफओबी, सीआईएफ एंड C&F। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ये अब आगे आने वाली पूरी आपकी एक्सपोर्ट ग्लोबल जर्नी, ग्लोबल लाइफ में काम आने वाले हैं। अब क्या होता है कि एक बार आपने बायर को कनेक्ट कर लिया और आपको ऑर्डर मिल गया, तो ऑर्डर मिलने के बाद या सैंपल जो आपने उसको भेजे हैं, सैंपल सेलेक्ट होने के बाद बायर में आस्क यू फॉर द फोटो ऑफर। व्हाट इज फोटो ऑफर? फोटो ऑफर इज जस्ट एन एक्सेल शीट जिसमें आप अपनी फोटो पेस्ट करते हो, प्रोडक्ट के फोटो पेस्ट करते हो, उसकी डिटेलिंग, उसका साइज क्या है, वेट क्या है, पैकिंग क्या है, क्या क्वांटिटी, पर यूनिट प्राइस, पोर्ट ऑफ डिलीवरी एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ये सारी चीजें आप लिख के भेजते हो। तो कई बार क्या होता है कि कोई कस्टमर ने आपसे 15-20 तरीके के प्रोडक्ट की फोटोज मंगाई, उसमें से प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, या आपके यहाँ एग्जीबिशन में आपको मिला और वहां पे उसने 15-20 प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे एक फोटो ऑफर मांगता है जिसमें आप उसको एक कंप्रेस एंड स्पेसिफिक सीट बना के दे देते हो, जिसमें प्रोडक्ट की फोटो होती है, उसकी डिटेल्स होती हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जो आप इनहेंस करना चाहते हो, पर यूनिट प्राइसेस होते हैं, डिलीवरी टाइम, पेमेंट टर्म्स, ये सारी चीजें आप लिखते हैं। इसके बाद बायर मे निगोशिएट विथ यू, मे नॉट। कई बार क्या होता है, आपने 15 प्रोडक्ट के फोटो ऑफर बना के भेजा, उसमें से उसने कंपेयर करके 5 सेलेक्ट कर लिए, कई बार 15 के 15 सेलेक्ट कर लिए। कई बार वो यहां से आपसे निगोशिएट करता है कि मुझे अब जो आपने प्रोडक्ट भेजे हैं, आपने $12 कोट किया है, मुझे $10 में प्रोडक्ट चाहिए, तो अब आप क्या करोगे? 2 तरीके हैं, आप अपने मार्जिन को कंप्रोमाइज कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको सजेस्ट करिए कि वील रिमूव दीज थिंग्स। अगर हम हैंडीक्राफ्ट में हैं तो ये फीचर चेंज कर देंगे, अगर हम मशीनरीज में हैं तो हम मटेरियल चेंज कर देंगे, हम साइज छोटा कर सकते हैं, हम ग्रेन्स वगैरह में हैं तो हम शायद बहुत ज्यादा उसमें निगोशिएट ना कर पाए। इसके बाद आता है पेमेंट टर्म। देखिए, पेमेंट टर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरनेशनल मार्केट में। कुछ सेशन, इसके बाद के कुछ सेशन अगर मुझे लेने का मौका मिलेगा तो मैं आपसे रिस्क मैनेजमेंट पे भी बात करना चाहूंगा। पेमेंट टर्म्स, हमारे पास सबसे अच्छा पेमेंट टर्म क्या हो सकता है? सबसे अच्छा पेमेंट टर्म्स होते हैं एडवांस। आपने जो ऑर्डर लिया, आपको बायर ने ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट आप बायर से 20%, 30%, 40%, 100% एडवांस मांग लीजिए। ऐसा नहीं है कि एडवांस नहीं मिलता है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स में एडवांस 100% तक एडवांस मिलता है। आप किस तरह से अपने आप को पिच कर रहे हैं और कस्टमर को कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और आपको अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल कितना है। प्लस जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपकी मोनोपोली है, आपका कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसके सप्लायर बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है, उस केस में एडवांस, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ एडवांस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा एक सेफ पेमेंट टर्म्स होते हैं LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। नॉर्मली 11 तरीके की लेटर ऑफ क्रेडिट होती है। मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ प्रोमिसरी नोट। अभी तक की जर्नी में क्या था, आप और आपका कस्टमर, 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, 2 लोग डील कर रहे थे, आपको माल बनाना है, देना है, उसको माल खरीदना है, बट सम टाइम अमाउंट इज वेरी बिग, sometime buyer is new, sometime you want to minimize your risk, sometime he also minimize the risk कि अगर उसने एडवांस दे दिया, आपने सप्लाई नहीं दिया तो वो क्या करेगा।
आपने माल बना के दे दिया, उसने पेमेंट नहीं किया, तो आप क्या करोगे? तो उस केस में हम दोनों, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, दोनों अपनी अपनी बैंकों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बैंक बिल्टी, डोमेस्टिक में कई बार बैंक बिल्टी का नाम सुना होगा। तो हम लोग अपनी अपनी बैंकों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जो आपने कोटेशन या परफॉर्मा इनवॉइस बाहर को बना के भेजी है, उसके अगेंस्ट बायर अपनी बैंक के पास जाता है। आपका जो कस्टमर है, ग्राहक है, इंपोर्टर है, वो अपनी बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि मुझे XYZ एक्सपोर्टर को इंडिया में LC इशू करनी है, यानी प्रोमिसरी नोट इशू करना है कि अगर इस व्यक्ति ने या सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम, इतने टाइम में ये स्पेसिफिक क्वालिटी का ये प्रोडक्ट इतने यूनिट का बना के मेरे इस पोर्ट पे भेज दिया या अपने इस पोर्ट से डिस्पैच कर दिया, तो मेरी बैंक उसको पेमेंट करेगी। अब उसकी बैंक क्या करती है, क्योंकि बैंक जो है वो अलग मैकेनिज्म पे काम करते हैं, तो बैंक कभी एक्सपोर्टर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता। इंपोर्टर की बैंक एक्सपोर्टर की बैंक को एक प्रोमिसरी नोट भेजता है थ्रू अ स्विफ्ट, इंटरनल स्विफ्ट मैसेज, जो इनका इंट्रानेट होता है, उसके थ्रू वो मैसेज भेजता है कि भाई मेरे यहाँ एक कस्टमर है जिसने आपके यहाँ के कस्टमर को एक प्रोमिसरी नोट इशू किया है अंडर दिस 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 टर्म्स एंड कंडीशन। तब एक्सपोर्टर की बैंक उसको पढ़ती है, पढ़ने के बाद आपको शेयर करती है और इंडोर्स करती है कि ओके, मुझे ये प्रोमिसरी नोट मिल गया और मेरा एक्सपोर्टर आपके इंपोर्टर के लिए अब ये माल बना के भेजेगा। नॉर्मली लेटर ऑफ जो क्रेडिट है वो कई तरीके की हैं। समय कम होने की वजह से मैं पूरे 11-12 लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं समझाऊंगा आपको। देखिए, जो सबसे सारी सेफ नहीं होती है, जो सबसे सेफ लेटर ऑफ क्रेडिट है, दैट इज कंफर्म्ड इरेवोकेबल एट साइट। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले हमारी इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, मतलब कि जिस समय वो प्रेजेंट की गई है और भेजी गई है, उसके बाद विदाउट एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्टर की बैंक के परमिशन के वो रिवोक या कैंसिल नहीं की जा सकती है। ये पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट दे दी, आपने ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया, इन बिटवीन मार्केट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई और उसने आपको बिना बताए अपने बैंक से कहा कि ये जो प्रोमिसरी नोट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसको कैंसिल कर दो, तो आपको जानकारी नहीं हुई और आपका नुकसान हो सकता है। तो हमको लेनी है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल में बायर या बायर की बैंक बिना आपको इन्फॉर्म करे लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल नहीं कर सकता है। और जो पेमेंट टर्म्स और जो डिलीवरी टर्म्स लिखे हैं, उनके वॉल्यूशन के अलावा भी वो लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल नहीं कर सकता। इसका मतलब एक बार इशू हुआ तो वो इशू हो गया, अब उसे उसको पूरा करना पड़ेगा। दूसरा होता है कंफर्म्ड। जिस समय लेटर ऑफ क्रेडिट बायर की बैंक ने इशू किया है और हमारी बैंक को आया है, वो कंफर्म्ड है। यानी जब हम पेमेंट कॉल करेंगे, जब हम शिपमेंट भेज के पेपर उनको भेजेंगे, पेमेंट डिमांड करेंगे, तो उस टाइम इंपोर्टर की बैंक इंपोर्टर के पास ये कंफर्म करने नहीं जाएगी कि ये बिल आया है, क्या हम इसकी पेमेंट कर दें। जैसे ही बिल पहुंचेगा वो पेमेंट कर देगी। दूसरा होता है एट साइट। एट साइट का मतलब ये हो गया कि जब भी जिस समय हमारी बैंक पेपर प्रेजेंट करेगी फॉर डिलीवरी फॉर द पेमेंट, तो बैंक जो इशूइंग बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशन से आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगी। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो वो ऑन द स्पॉट, यानी सेम डे और वेरी नेक्स्ट डे, वर्किंग डे में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। एट साइट लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जो इशुइंग बैंक है वो उतना पैसा एक अलग अकाउंट में बना के सेव करके रखती है कि उसको दोबारा इंपोर्टर से पैसे के लिए ना कहना पड़े। तो जब भी आप लेटर ऑफ क्रेडिट ले रहे हैं किसी भी कस्टमर से, तो आपको कंफर्म इरिवोकेबल एट साइट लेटर ऑफ क्रेडिट लेना है। और कई तरीके की लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, जैसे यूशान लेटर ऑफ क्रेडिट हो गई, जैसे कि आपकी ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट हो गई। तो ये सारी लेटर ऑफ क्रेडिट छोटे एक्सपोर्ट्स में नहीं होती हैं एंड दैट इज नॉट वेरी सेफ। इसके बाद होता है अगेंस्ट बीएल। अगेंस्ट बीएल का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट बीएल का मतलब हो गया बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग इज अ बिल्टी। जब भी माल आप हैंडओवर करते हो शिपिंग लाइन को, तो वो आपको एक
डॉक्यूमेंट, एक बीएल, एक बिल्टी इशू करता है कि भाई ये आपका माल मैंने कैरी कर लिया है फॉर XYZ के लिए, बिना उस डॉक्यूमेंट को सबमिट किए पेमेंट नहीं मिल सकती, वो डिलीवरी नहीं मिलती है। तो अब कई बार एक्सपोर्टर क्या करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ चार्जेस होते हैं, क्योंकि दो दो बैंक इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो माल तो भेज देता है लेकिन बीएल नहीं भेजता, बीएल रोक के रखता है कि भैया जब मेरे को पेमेंट करोगे तब मैं बीएल दूंगा, या मैं बीएल थ्रू बैंक भेज दूंगा। बीएल जब आपकी बैंक को पहुंचेगा डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट के तहत, तो आपकी बैंक उसको पेमेंट करेगी, आप उसको जब पेमेंट करोगे तभी आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तभी आप माल छुड़ा सकते हो। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है, क्योंकि समय बहुत बदल रहा है, चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, तो सब लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट टर्म्स को हम लोग डिसाइड करने लगे। जैसे कि भाई आप हमको बाहर 20% एडवांस दे दीजिए और 80% की एलसी इशू कर दीजिए, या 30% एडवांस हो गया और 70% अगेंस्ट बीएल हो गया। तो ये आपके और आपके कस्टमर के बीच में है कि आप कितना निगोशिएट कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको कन्विंस कर ले रहे हो, आप भी फाइनेंशियल बर्डन्स में नहीं आ रहे हो। देखिए मैंने कई बार कहा है कि एक्सपोर्ट ही एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें बहुत सारे फंड्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो इन्वेस्टर है, आपका जो फंडर है, वो आपका खुद का कस्टमर होता है। अगर उसने एलसी दी है तो एलसी के अगेंस्ट बैंक फाइनेंस मिल जाता है। आपने कुछ वर्किंग कैपिटल उससे एडवांस ले रखा है, बाकी आपने एलसी ले रखी है, तो आपको इनिशियल शेयरिंग ऑफ फंड्स नॉर्मली आपके कस्टमर के साइड से हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे आपने अपना पेमेंट टर्म डिसाइड किया। पेमेंट टर्म डिसाइड करने के बाद बायर कैन इशू अ पीओ, परचेज ऑर्डर। यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता। बायर कैन सेंड यू अ व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे 400 पीस बना के इस क्वालिटी उसमें भेज दो। ही कैन सेंड अ नॉर्मल ईमेल और ही कैन सेंड अ प्रॉपर परचेज ऑर्डर। बट एडवाइजेबल ये रहता है कि आप बाहर से एक प्रॉपर परचेज ऑर्डर लीजिए। अगर परचेज ऑर्डर नहीं भी भेज रहा है तो आप उसको एक अपना फॉर्मेट बना के भेज दीजिए कि अगेंस्ट योर ईमेल एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैंने ये बनाया है और ये आप समझ लो, इंडोर्स कर लो, कंफर्म कर दो। एक बार पीओ आने के बाद, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद, एक्सपोर्टर को एक पीआई रेज करनी पड़ती, विच इज कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। एज एन एक्सपोर्टर ये पहला डॉक्यूमेंट था जो आपने सरकारी डॉक्यूमेंट इशू किया है। पीआई इज व्हाट, डोमेस्टिक लैंग्वेज में जिसको हम कोटेशन कहते हैं, दैट इज अ पीआई, परचेज ऑर्डर। इसमें बायर का नाम लिखा रहता है, आपका नाम लिखा होगा, एक्सपोर्टर का नाम लिखा होगा, पेमेंट टर्म लिखा होगा, डिलीवरी टर्म लिखा होगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, प्रोडक्ट के बारे में, उसके HSN कोड के बारे में, पर यूनिट हाउ मैनी क्वांटिटी ये लिखा होगा, यूनिट प्राइस लिखा होगा, टोटल लिखा होगा, और कितने दिन में डिलीवरी होगा ये लिखा होगा। तो ये एक समराइज डॉक्यूमेंट है, ये सब चीज के बारे में लिखा हुआ होता है। यस रेतुल बताइए। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जी इसमें जो पीआई और जो बिल ऑफ लैंडिंग है बीएल है, इस सब में टाइमिंग कितनी लग जाती है सर? टाइमिंग बहुत वेस्ट होती होगी अगर हम एक के बाद एक चीज इशू कर रहे हैं। नहीं, देखिए पीआई आपका पहला डॉक्यूमेंट है, बीएल तो आपको तो इशू नहीं करना। बीएल तो जब आपकी शिपमेंट जाएगी तो शिपिंग लाइन आपको इशू करके देगा। नहीं सर, जैसे वो परचेज ऑर्डर उसने हमको दिया है, परचेज ऑर्डर के बाद हम उसको क्या नाम है, पीआई, परचेज इनवॉइस, परचेज परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस, हाँ, परचेज इनवॉइस ने परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस इशू करते से उसमें टाइमिंग भी लगती होगी। नहीं, क्यों टाइम लगेगा? उसने पीएल भेज, आपको पीओ भेज दिया है। आप आपके पास अगर फॉर्मेट बना हुआ रखा है, आप कंप्यूटर पे बैठिए, तुरंत उसकी इनवॉइस बना के उसको सेम टाइम पे मेल कर दीजिए। ये आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट है। आपको जितना टाइम एक बिल काटने में लगता है उतना ही टाइम आपको पीआई काटने में लगेगा, इशू करने में लगेगा। ओके सर। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब दिस इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही कस्टमर ने आपसे ये कहा कि ये मैंने आपको ऑर्डर दिया है, अब इसके अगेंस्ट मुझे पीआई भेज दीजिए। पीआई, वाई पीआई इज इंपॉर्टेंट, परफॉर्मा इनवॉइस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट लेके वो अपनी बैंक में जाएगा आपको एलसी इशू कराने के लिए या आपको एडवांस देने के लिए,
यही परफॉर्मा इनवॉइस आप अपने शिपर को देते हो, फॉरवर्डर को देते हो, लोड बुक कराने के लिए, स्पेस बुक कराने के लिए, इनिशियली कस्टमर के। क्लियर रितुल जी? क्लियर सर। तो आप परफॉर्मा इनवॉइस इशू करेंगे, ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है, और मुबारक हो, आप लोग एक्सपोर्टर बन गए हैं क्योंकि आपने पहला डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है। सर सॉरी टू इंटरप्ट बट या आपकी स्लाइड शायद 14th होनी थी, अभी हम लोग को 13th दिख रही है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑर्डर्स दिख रहा है आपको? सर मुझे 13th दिख रही है, बाकी लोग भी बता सकते हैं। नहीं दिख अभी रहा, तो इको टर्म्स में है। अब सर आप 14th पे क्लिक करिए। ऑल्सो हम इनको टर्म्स पे ही रही है। या रुको, मैं बंद, हाँ जी हाँ जी, आप रीशेयर कर लीजिए। मैं रिशेयर। अब आपको कौन सी दिख रही है? अब सही दिख रही है। सही दिख रही है? यस ऑल ओके। सो हम लोग पीआई पर आ गए। आपने पीआई इशू कर दिया। इसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि आपको पैकिंग इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं। जो प्रोफेशनल बायर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने आप आपको एक पैकिंग इंस्ट्रक्शन शीट बना के भेजती हैं। अगर वो नहीं भेज रही हैं, दिस इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप अपने कस्टमर से पैकिंग इंस्ट्रक्शन जरूर मांग लें। कल जब हम लोग Q&A सेशन ले रहे थे तो उसमें भी मैंने बात करी थी पैकिंग के बारे में, कि देखिए होता क्या है कि यू आर इनटू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। सो आपके संग आपने तो जो कॉस्टिंग दी वो ये सोच के दी है कि मैं इसको सिंपल पॉली बैग में या बबल पैक में पैक करके या कार्टून में पैक करके भेज दूंगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ जब ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है तो कस्टमर आपसे वुडन पैलेट में मांगने लगा। कस्टमर ने आपसे कहा नहीं, इसकी मुझे वैक्यूम पैकिंग चाहिए। तो वो कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ना दे दे जो आपकी कॉस्ट को एड ऑन करेगा, या एसेसरीज कोई ऐसी ना मांग ले कि भाई मुझे तो इस पे अपना लोगो भी प्रिंट चाहिए पैकिंग के ऊपर, पीछे मुझे अपना ईमेल आईडी भी चाहिए। तो वो आपको एडिशनल कॉस्ट करेगा विच इज यू हैवंट एडेड इन योर कॉस्टिंग। उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि आप ऑर्डर पूरा बना चुके होते हो एंड यू आर एट द पैकिंग स्टेज, अब वहां आप बाहर से लड़ने की पोजीशन में नहीं होते हो। और अगर आप पोजीशन में होते भी हो तो आप संकोच कर जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रेगुलर बायर है जो मेरे हाथ से चला जाए। तो अल्टीमेटली यू आर कंप्रोमाइजिंग योर प्रॉफिट, और सम टाइम आप अपना पूरा पूरा प्रॉफिट उस पैकिंग इंस्ट्रक्शंस को पूरे करने में खत्म कर देते हो। तो पोर्ट ऑफ लोडिंग आपकी क्या होगी, पैकिंग आपको किस तरीके से करके देनी है, और क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट, एक जर्नल डॉक्यूमेंट के अलावा कहीं कोई एडिशनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट कस्टमर तो नहीं मांग रहा है। जैसे कि नॉर्मल अगर हम लोग एग्रो की बात कर रहे हैं तो उसमें फसाई लगता है। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर उससे उसका लैब टेस्ट मांग लेता है कि भाई इसमें पेस्टिसाइड तो नहीं है, ये तो नहीं है, एंड सम टाइम जब वो अपनी लैब बता देता है, इंटरनेशनल लैब बताता है, तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो ये जब आपने ऑर्डर दिया है, पीआई रेज की है, उसी टाइम आपको कस्टमर से पूछ लेना है। या पीआई में एक खाना होता है इंस्ट्रक्शंस का, उसमें आप क्लियरली लिख सकते हैं कि भाई दीज प्राइजेस आर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशंस एंड वी आर प्रोवाइडिंग फसाई लाइसेंस एंड द जर्नल एक्सपोर्ट पेपर्स, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट एंड बिल ऑफ लेडिंग विद द शिपमेंट. Any other further document required by customer is he need to pay extra. देखिए व्यापार वही लॉन्ग टर्म तक और अच्छा चलता है जिस व्यापार में चीजें बहुत पहले से क्लियर रहती है। यहाँ पे क्या है कि आपका डिस्टेंस है, आप लोग कई बार लैंग्वेज बैरियर होता है, कई बार टाइम ड्यूरेशन का बैरियर है। तो बहुत फ्रीक्वेंट अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या वो समझ रहा है कि ये तो अंडरस्टूड है और आप समझ रहे हो ये अंडरस्टूड है, तो व्यापार में अंडरस्टूड नहीं होता है। आपके दिमाग में जो भी चीज है वो आपको क्लियर लिख देनी चाहिए कि मैं इतने प्राइस में ये चीज इस जगह से ऐसे डिलीवर करूंगा। यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर है? अब एक विशेष, एक जो मेजर प्रॉब्लम सबको आती है और कई दिनों से हम लोग सुन भी रहे हैं, फाइनेंसेस चाहिए, बिना पैसे के व्यापार नहीं होता है। देखिए सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस की व्यवस्था कर रखी है। इफ यू आर गेटिंग अ कंफर्म ऑर्डर और अ कंफर्म एलसी,
तो उस एलसी के बेसिस पे आप बैंक से दो तरीके के क्रेडिट ले सकते हैं, एक प्री शिपमेंट होता है, एक पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट होता है। प्री शिपमेंट क्रेडिट आपको 75 to 90% मिलता है अगेंस्ट अ वैल्यू ऑफ योर ऑर्डर। मान लीजिए आपका ऑर्डर है 10 लाख रुपए का, तो उसका 75 यानी 7.5 लाख से 9 लाख रुपए तक बैंक आपको दे देती है, ये मानते हुए कि 25% से लेकर 10% तक आपका खुद का प्रॉफिट है। तो आपके प्रॉफिट में आपको पेमेंट नहीं दी जाती है एक्सपोर्टर, और ये मिलती है आपको अगेंस्ट लॉजमेंट ऑफ एलसी या कंफर्म ऑर्डर। जो कंफर्म ऑर्डर आपको दिया गया है उसके अगेंस्ट ही आपको ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड होती है आपको 180 डेज के लिए। ये किस लिए प्रोवाइड करता है? ये बैंक आपको प्रोवाइड करता है टू मेंटेन लेबर रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल परचेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। तो जो भी एक्सपोर्ट करने के लिए जितना भी काम करना है उसके लिए बैंक आपको पहले से पैसा दे देती है। अगर आप बहुत माइन्यूटली इसको, इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो बहुत माइन्यूटली देख रहे हो, 10 लाख का आपने ऑर्डर लिया जिसमें से 10% आपका प्रॉफिट था, यानी आपकी लागत थी 9 लाख रुपए की। 9 लाख आपको बैंक पहले से दे रहा है, 180 दिन यानी 6 महीने के लिए दे रहा है। अब आप बैंक के पैसे से उस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं, और पूरा करके वो ऑर्डर आप शिप करेंगे। आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट के लिए वेट करना है। आपको बाद में आप जब पेमेंट आएगी तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट बैंक आपसे चार्ज कर रही है, बैंक इज चार्जिंग 10% इंटरेस्ट रेट, तो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में 5% उसका आधा सरकार बेयर करती है और 5% ही आपको बेयर करना है। यानी आपको फाइनेंस भी मिल गया और 100% फाइनेंस मिल गया, और जो इंटरेस्ट भी देना था उसका भी आधा ही इंटरेस्ट आपको देना है, आधा सरकार बेयर कर लेगी। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता है कि बैंक से एक टाइम पे एक ही लोन लिया जा सकता है। तो मान लीजिए आपके पास में ये तो शिपमेंट आपने बना दी, अब जब तक इसका दोबारा पेमेंट नहीं आता तो आप दूसरी पैकिंग शिप में क्रेडिट कैसे लोगे? या आपने कोई शिपमेंट ऐसी बनाई जो अपने पैसे से बना दी है, लेकिन उसकी पेमेंट 180 दिन बाद या 45 दिन बाद आएगी। अब आपको वर्किंग कैपिटल अपना घुमाना है, दूसरे ऑर्डर में लगाना है, देन व्हाट यू विल डू? तो सरकार आपके लिए लेके आई है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी नॉर्मली आपको 90% मिलती है शिपमेंट पूरा करने के बाद। यानी आपने जो माल बनाया है उसके डॉक्यूमेंट आप बैंक को दे दो, और बैंक उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट बैंक आपको जो इनवॉइस वैल्यू है उसके अगेंस्ट आपको 90% पैसा देगी 180 डेज के लिए। और ये पैसा जो है जब आपका पेमेंट आएगा तो बैंक आप अपना मार्जिन, अपना पैसा काट के जो इतना भी बचा पैसा है वो आपको ट्रांसफर कर देती है। दुनिया में ये एक लौता ऐसा लोन होता है जिसको लेते तो आप हो एज एन एक्सपोर्टर, बट बैंक इसकी रिपेमेंट के लिए तकादा करती है आपके कस्टमर से। पैसा आप लेते हो, चुकाता आपका कस्टमर है। तो आपने एक पहले पैकिंग क्रेडिट लिया, प्री शिपमेंट क्रेडिट लिया, प्री शिपमेंट क्रेडिट से आपने ऑर्डर बनाया, ऑर्डर बनाने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपने सारे जमा कर दिए बैंक को, एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ले लिया, और प्री शिपमेंट क्रेडिट आपका खाली हो गया, वो आप दूसरे ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? इसके बाद मैंने कई बार मेरे मुंह से आप लोगों ने सुना होगा, whenever you start a export business, government will stand with you as a mentor, as a big brother, कि भैया आप एक्सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको जो भी चाहिए, जैसा भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो हुआ क्या, सरकार से सरकार की कुछ स्कीमें चल रही हैं, जैसे MDA, MAIS। MDA क्या होता है? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। अब आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है, अब सरकार कहती है आप एक्सपोर्ट करो, तो एक्सपोर्टर ने कहा साहब एक्सपोर्ट करने के लिए हमको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, हमको सैंपल भेजने पड़ेंगे कस्टमर को बना के, कुरियर का भाड़ा बहुत पड़ता है, मेरा सैंपल तो मैं चावल बेचता हूँ, मेरा चावल तो 40 रुपए किलो है, पर भाड़ा मेरा 4000 पड़ जाता है, और मैं जो वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट में बहुत पैसा लग जाता है, मुझे एग्जीबिशन करने जाना है उसमें बहुत पैसा लग जाता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं डोमेस्टिक कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी। तो गवर्नमेंट इज कम अप विद द इनोवेटिव स्कीम, आप वेबसाइट बनवा लीजिए, आप बिल सबमिट करेंगे, 75% ऑफ योर एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग का जो है वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा।
अब जितना भी कुरियर भेज रहे हो एज एन सैंपल कुरियर, उसका जो भी खर्चा आता है उसका 75 to 80% गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है अंडर एमडीए स्कीम। इवन अगर आप एग्जीबिशन करने जा रहे हैं तो एग्जीबिशन आप डोमेस्टिक करें या इंटरनेशनल करें, मतलब अपने देश में करें या विदेश में करें, बट एग्जीबिशन इंटरनेशनल एग्जीबिशन होनी चाहिए। तो उसका भी एक रेशियो 1 लाख से 1.5 लाख तक का जो है वो गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स कर देती है। आप एग्जीबिशन करके आइए, आके बिल सबमिट करिए, बैंक डिटेल सबमिट करिए, गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। अब कुछ लोगों ने प्लस आपका जो एयर फेयर है, जो आपका भाड़ा है, जो आप गए वहां पे ट्रेवल करने, आप यूरोप गए, आप ऑस्ट्रेलिया गए, उसमें आपका हवाई जहाज का जो किराया लगेगा उसका भी 75 to 90% तक गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। इवन आप जब एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो तो जो आप सैंपल्स लेके जाते हो अपने, उनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स करती है। तो यहाँ पे एमडीए स्कीम के अंदर में करती है। उसके बाद भी एज एन एक्सपोर्टर एक आवाज उठी कि साहब मैं हांगकांग एग्जीबिशन करने जाता हूँ, 4 लाख रुपए का तो फेयर है, स्टैंड का चार्जेस है, 2 लाख मेरा ऊपर से खर्च हो जाता है, 6 लाख रुपए मेरा खर्च हो जाता है और रिम्बर्समेंट मोड पे है। तो अभी मेरे पास 6 लाख रुपए है ही नहीं, तो जो मैं जमा करूं बाद में आपसे वापस लूं। तो कुछ ऐसा करिए कि मैं एग्जीबिशन भी कर लूं, मेरा पैसा भी ना फंसे। तो गवर्नमेंट इज कम अप विद मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स। इसमें क्या है, कुछ एग्जीबिशन प्री सब्सिडाइज हो जाती हैं कि भैया आप चले जाओ एग्जीबिशन करने, 4 लाख की एग्जीबिशन है, 2.5 लाख गवर्नमेंट पहले पे कर देगी, आपसे 1.5 लाख रुपए दो और आप चले जाओ। कुछ एग्जीबिशंस इतनी सब्सिडाइज होके आ जाती हैं स्कीम में कि 25,000 रुपए में आप यूरोप की एग्जीबिशन कर लो। कई एक बार ऐसे भी ऑफर आते हैं कि आप आना जाना और एग्जीबिशन दोनों चीजें गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से फ्री कर देती है, सिर्फ आपको होटल स्टे का अपना बेयर करना पड़ता है। अब प्रश्न अगला ये उठेगा कि साहब हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे तो हमको ये सब जानकारियां कहाँ से मिलेंगी। मैंने आपको पीछे की स्लाइडों में समझाया था कि ईपीसीज, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जहां से आप आरसीएमसी लोगे। ईपीसीज के अगेंस्ट ईपीसी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देती है और ईपीसी ही एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराती है और वही आपको ये एमडीए क्लेम भी दिलाती है। यूपी में हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये भी एक रिम्बर्समेंट बॉडी है जो आपको एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्कीम का लाभ देने के काम करती है। इसके बाद होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्कीम, ब्यूटीफुल इंसेंटिव, आई मस्ट से। इट इज अ कैश इंसेंटिव। जैसे आप सब लोग पेटीएम और गूगल पे ये सब यूज करते हो, तो होता गया कि आपने किसी को 5,000 की पेमेंट करी या कोई 5,000 की परचेज करी, आपको कैशबैक आ गया, आपको 500 रुपए कैशबैक आ गया, आपको 150 रुपए कैशबैक आ गया। आप बहुत खुश हो जाते हो, अरे मुझे पैसा बचा, मेरे तो 5,000 लगने ही थे, मुझे कैशबैक आ गया। और कैशबैक कैसे आता है, आपके वॉलेट में आ जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ही आप शिपमेंट करोगे आपकी एफओबी वैल्यू पे 1 से लेके 4% का ड्यूटी ड्रॉबैक, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट रेट का ड्यूटी ड्रॉबैक होता है अगेंस्ट योर HSN कोड। वो आपके अकाउंट में, जो भी अकाउंट आपने बेनिफिट का अकाउंट दे रखा है, उस अकाउंट में 1 हफ्ते के अंदर ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर देगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 10 लाख की शिपमेंट करी और आपका 4% का ड्रॉबैक हुआ, तो रफली 40,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, विच इज योर एडिशनल इनकम। इसके बाद आता है जीएसटी रिफंड। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, शायद जयजीत ने प्रश्न किया था कि सर मेरा इतना जीएसटी लग रहा है। IGST जितना भी आप पे करके पीछे से आओगे, चाहे आपने पैकिंग पे किया है, चाहे आपने सर्विस पे किया है, चाहे आपने प्रोडक्ट परचेज करने पे किया है, वो सारा कॉमुलेट हो जाएगा और आपको गवर्नमेंट IGST रिफंड कैश में कर देगी, आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन फिर मैंने वही बताया कि लोगों ने कहा कि साहब मैं पैसा फंसा हूं, क्यों मेरा पैसा बहुत फंस जाता है, तो आप LUT के अगेंस्ट में शिपमेंट कर दीजिए और जितना भी परचेज आप करते हुए आए हो पीछे से, एक तो आपको वहां टैक्स नहीं देना है और जिससे भी आपने माल खरीदा है उससे आप 0.1% की GST पे करके आप परचेज कर सकते हैं, विच इज वैलिड, लीगल, और ये 0.1% आपको रिम्बर्स नहीं हो, तो आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। जहां आपको 12% 18% पे करना था और वेट करना था कि IGST मैं वापस लूंगा,
वो भी अब आपको नहीं करना, आप 0.1% पे करिए और आपको शिपमेंट के लिए तैयार हो, लेकिन वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही होना चाहिए। दूसरा होता है द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइसेस, ROSCTL एंड रोड टैप, RODP। देखिए इससे पहले एक MAIS स्कीम थी, इसमें क्या था कि हम वर्ल्ड ट्रेड में हम हार गए अपना केस, उसमें हमारे खिलाफ ये लगा था भारत के खिलाफ कि हम अपने एक्सपोर्टर्स को अनडू बेनिफिट देते हैं, उन टैक्सों का भी बेनिफिट दे देते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं होता। तो सरकार ने 2 नई स्कीमें लेके आई। इसमें होता है कि आप जितना भी एक्सपोर्ट करोगे आपको ड्रॉबैक तो दिया, ड्रॉबैक के अलावा और आपको IGST रिफंड भी दिया, इसके अलावा भी जो टैक्सेस बच गए, जो चीजें बच गई वो आप इसमें कवर कर सकते हो, जैसे सेस है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स है, ये सारे आपको रिफंड हो जाते हैं। आपको करना क्या होता है, आपको इसको अप्लाई करना होता है। जब आप शिपमेंट फाइल कर रहे होते हो उस टाइम इसको सिर्फ टिक करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ये रिसिप्ट की तरह आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पेटीएम वॉलेट में पैसा आ जाता है, उसी तरह आपके HSN कोर्स के अगेंस्ट में जितना भी पैसा है, जितना भी ROSCTL या रोड टैप होगा, वो एज एन स्क्रिप्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, और वो वी कैन यूज एज एन इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने में उसको यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे कहोगे सर मैं इंपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ये स्कीम मेरे लिए बेनिफिट नहीं होगी। नहीं, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट होगी, क्योंकि दिस रिसिप्ट यू कैन सेल टू इंपोर्टर ऑन अ लीगल वे। आप इंपोर्टर को बेच सकते हो। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए की ड्रॉबैक ROSCTL की रिसिप्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट रिसिप्ट पड़ी हुई है, और किसी इंपोर्टर को अपना कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए पे करने के बजाय अपनी रिसिप्ट, जैसे कहते हैं कूपन यूज कर लीजिए, अपनी रिसिप्ट यूज कर लीजिए। अदरवाइज यू कैन सेल टू दैट इंपोर्टर, और वो इंपोर्टर आपको 95,000, 97,000, 98,000 जो भी आपका निगोशिएट हो जाएगा, उतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और रिसिप्ट आप उसके वैलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी यूनिक स्कीम एंड वेरी यूजफुल। इसके बाद आता है EPCG। EPCG स्कीम में क्या हुआ कि सरकार ने कहा आप लोग बीइंग एन MSME, आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, आप ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाइए। तो एक्सपोर्टर ने कहा साहब हम एक्सपोर्ट तो बहुत बढ़ा देंगे, बट उसके लिए हमको कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको एजो फ्री ड्राई चाहिए, हमको कुछ ऐसी मशीनें चाहिए जो सिर्फ विदेश में मिलती हैं, और बिना उन मशीनों के हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर सकते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में हम उतनी अच्छी सेल नहीं ला सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं इंपोर्ट करते, आप मशीन मंगा लो। बोले साहब इंपोर्ट करते हैं, 4 लाख की मशीन मंगाते हैं, 2 लाख रुपए उसमें इंपोर्ट ड्यूटी पड़ जाती है, तो वो हमारे लिए वायबल नहीं है। तो गवर्नमेंट इज कम अप विद द स्कीम विच इज कॉल्ड EPCG, कि आप कैपिटल गुड को इंपोर्ट कर लीजिए और ड्यूटी आप मत पे करो। जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है वो आप मत पे करो, उसकी जगह जितनी आपने ड्यूटी बचाई है उसका 6 टाइम इन 6 ईयर आप एक्सपोर्ट कर दो। दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर एक्सपोर्टर डरता है कि अगर मान लीजिए मैंने ड्यूटी बचाई और 6 साल में मैं उसका 6 टाइम एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जितना आपने एक्सपोर्ट किया है उतनी तो ड्यूटी आपकी बच गई। मान लीजिए आपका थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसकी ड्यूटी आप पे कर दीजिएगा 6 साल बाद। तो दैट इज वेरी क्लियर। तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती है, आप बहुत इजीली मशीन टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट कर सकते हैं, और उस पे विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी यू कैन प्रोड्यूस अ एक्सपोर्ट गुड। यहां तक सब क्लियर है? नमस्कार सर, थोड़ा पूछना था मुझे सवाल। बताएं बताएं जय जी। जैसे आपने एलसी में कहा कि ई रिवोकेबल एलसी जो है वो सेफ इररिवोकेबल, होता है। हाँ, हाँ, तो इसमें irrevocable at sight and confirm, combination of 3 LC is always safe। तो इसमें तो इंपोर्टर अपना हमारे नाम पे एलसी खोल रहा है अपने बैंक में फॉरेन में, पर वो कंफर्मेशन तो हमारे बैंक को आएगी, तो हमें उसको अप्रूव करने का मौका कब मिलता है कि वो एलसी हमारे अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है? हमें भी देखिए तो वेरीफाई करना होगा ना। होता क्या है, जब बाहर आपको LC इशू कर रहा होता है उससे पहले वो आपको LC का ड्राफ्ट इशू करता है।
आपको एलसी का ड्राफ्ट भेजता है, आप उसको पढ़ लो, अपनी बैंक से समझ लो, कुछ पॉइंटर्स चेंज कराने तो चेंज करा दो, कुछ ऐड कराने तो ऐड करा लो। अगर बायर ने आपको एलसी का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया और सीधे एलसी भेज दी थ्रू स्विफ्ट टू योर बैंक, तो बैंक इंडोर्स का मतलब होता है कंफर्म। बैंक उस एलसी को एक्सेप्ट करने से पहले उसका प्रिंट आउट आपको देती है कि साहब ये आपके नाम पे एलसी आई, इसमें ये 12 टर्म्स लिखे हैं। पहला टर्म ये है कि आप माल मुझे 90 दिन में बना के दोगे। दूसरा टर्म है कि आप 700 पीस बना के दोगे। चौथा टर्म है आप नावाशावा मुंबई से शिपमेंट करोगे। आप ये डॉक्यूमेंट दोगे, 3 कॉपी ऑफ इनवॉइस, 4 कॉपी ऑफ पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड XYZ। इसके संग आप 2 इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लगाओगे। आपने वो सारे टर्म पढ़ लिया, अगर ठीक है तो ओके, अदरवाइज आप अपनी बैंक से भी कह देते हो भाई ये 3 पॉइंट चेंज करा दीजिए, इनमें इनको स्विफ्ट रिवर्स करिए, मैसेज करिए कि ये 3 पॉइंट हटा के भेजिए, तभी हम इंडोर्स करेंगे। तो बीइंग एन एलसी इशू किसके लिए हो रही है? एलसी आपके लिए इशू हो रही है, तो यू आर द ऑथराइज पर्सन टू एक्सेप्ट इट और डिनाई इट। क्लियर? अच्छा ठीक। सर दूसरा ड्यूटी सर ड्रॉबैक आप जी जी जय जी आप क्लोज करें, फिर मैं रितुल जी के पास। दूसरा आपने बताया कि पैकिंग लिस्ट को लेकर हमने बायर बायर का हमने गुड्स पैक कर रहा हूँ, हमें पता है कि भाई ये 10 कार्टन बनने हैं, 10 कार्टन में कितने प्रोडक्ट्स हैं, हमने उस हिसाब से पैकिंग लिस्ट तैयार कर ली। एडिशनल अभी जो आप आपने बता रहे थे अभी आपने कहाँ पैकिंग लिस्ट तैयार कर लिया? अभी तो आपका कस्टम प्रोसीजर पे ही आप आए हो। अभी तो आपने सिर्फ परफॉर्मा इनवॉइस रेज करी है। नहीं, तो हम जब उसको परफॉर्मा इनवॉइस भेजेंगे तो उसमें पैकिंग पैकिंग लिस्ट बना के भेजेंगे ना कि हमारा नहीं, पैकिंग साइज हमारे आइटम का क्यों प्रोडक्ट का पैकिंग इंस्ट्रक्शन मांगो? पैकिंग इंस्ट्रक्शन है। हाँ, पैकिंग लिस्ट बाद में बनेगा जब अच्छा आप पैकिंग। शिपमेंट पैक कर रहे होते हो। हाँ अभी इनवॉइस। अगर आप पैकिंग इंस्ट्रक्शन देते हो तो मैंने इसीलिए बहुत स्पेसिफिकली कहा कि आप कस्टमर से डिस्कस कर लो। मान लीजिए जैसे आपका जूट बैग का काम है, आपने सोचा कि मैं 200 पीस एक डिब्बे में पैक कर दूंगा। 200 पीस आपने एक डिब्बे में पैक किया, 35 किलो का डिब्बा हो गया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट में 14 किलो का ऊपर का डिब्बा एक्सेप्ट नहीं होगा। जी कहीं कहीं क्या होता है कि 10 किलो के ऊपर या 12 किलो के ऊपर का डिब्बा मैन लिफ्ट नहीं होता, वो सिर्फ क्रेन लिफ्ट होता है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप तो फंस गए हैं आखिर में जाके ना। जहां आपने सोचा था 40 डिब्बे में पूरा माल पैक हो जाएगा, वो 120 डिब्बा हो गया, तो कॉस्ट एडिशनल हुई ना। पैकिंग जी पैकिंग इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा इसको बायर को। आइदर वे या तो आप बाहर से पैकिंग इंस्ट्रक्शन मांग लो, अगर उसका कुछ स्पेसिफिक है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके अपने पैकिंग इंस्ट्रक्शंस फिक्स होते हैं। जैसे मैं IKI के संग काम करता हूँ, MDM के संग काम करता हूँ, मिशन डोमेन के संग, ली मंडोज के संग काम करता हूँ। इन सब के पैकिंग इंस्ट्रक्शन फिक्स होते हैं, तो वो आपको अच्छा पहले ही दे देंगे कि इस साइज का डिब्बा होगा, इतनी प्लाई का डिब्बा होगा, उसमें इतने पीस पैक होंगे। अच्छा अच्छा। साइड में ये स्टिकर लगेगा, ऊपर ये स्टिकर लगेगा, किनारे ये स्टिकर लगेगा। अब इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि पैकिंग इंस्ट्रक्शन मांग लो, क्योंकि अगर आपने मांगा नहीं तो आपको पता ही नहीं वो आखिर में क्या क्या कराएगा। हाँ मतलब अंडर कार्टन इनर कार्टन फिर मास्टर कार्टन कितना लगेगा नहीं यस, लगेगा उसमें। यस। अब हाँ बताइए, हाँ। आपका बैग है, अब उसने आपसे कह दिया 15 का इनर बनाइए और एक में 20 से ज्यादा मास्टर नहीं रखिएगा, तो इनर की क्या पैकिंग चाहिए उसे, मास्टर की क्या पैकिंग चाहिए? इनर इंडिविजुअल होगा, मास्टर में कितनी पैकिंग बनेगी? हाँ कितना का साइज लगेगा बोर्डिंग का, उसका सारा कुछ मैंने पहले अच्छा, से प्री आजकल रहेगा पॉलीथीन का वो। भी इशू चल रहा है, डिकम्पोजेबल पॉलीथीन चाहिए होती, कितने माइक्रोन की पॉलीथीन चाहिए। अब आप बैठे हो गाजियाबाद, रितुल जी बैठे हैं कानपुर, अब उसने कोई माइक्रोन मांग लिया, वो माइक्रोन कानपुर में मिल ही नहीं रहा। अब पता जी चला सर अभी। पन्नी मंगवाने के लिए हम कुरूर तक भाग रहे हैं, जितने का हम माल नहीं बना उससे ज्यादा तो पन्नी मंगवाने में खर्चा आ गया। जी सर अभी हमने भेजा था ऑस्ट्रेलिया में बैग बना के सैंपल में, वो अंदर में पीपी था प्लास्टिक, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये नहीं चलेगा। आपने पैकिंग तो इंस्ट्रक्शन मांगा ही नहीं होगा। नहीं पहले नहीं मांगा था सर हमने, और उनको भी पता नहीं था, वहां जाने के बाद उनको पता चला कस्टमर को कि साहब उनको उनको क्यों पता होगा? माल आपका जा रहा है ना, तो आपको पहले जब आप पूछोगे तो वो पता करेंगे ना। आपको पता ना उनको पता, जी तो जी गलतियां हो जाती, राइट? जी जी सर। एक और सवाल है सर, जैसे आपने कहा कि ये प्री शिपमेंट के लिए गवर्नमेंट हमें फंडिंग दे देती है अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, राइट? तो परचेज ऑर्डर इसमें और कंफर्म्ड एलसी। कंफर्म तो अभी क्या, जैसे
कोई फर्स्ट स्टार्टअप है, फर्स्ट एक्सपोर्टर है, पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या बैंक उसको देगी पैकिंग इसका देखिए, एज पर प्रूफ? आरबीआई रूल एंड फेमा रूल बैंक आपसे कोलेट्रल नहीं मांग सकती है, क्योंकि बैंक जो आपके पास कंफर्म ऑर्डर या कंफर्म एलसी है, इट कंसीडर्ड एज अ कोलेट्रल। बट ये चीज बैंक ने बायर के ऊपर, बैंक के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर बैंक को लगता है जरा सा भी, क्योंकि पैसा बैंक का लग रहा है, अगर उसको लगता है कि उसके पेमेंट में रिस्क होगी या आप शिपमेंट पूरी नहीं कर पाए, भाई एलसी तो ऑनर तब होगी जब आप शिपमेंट पूरी करोगे। मान लीजिए आप शिपमेंट ही पूरी नहीं कर पाए तो बैंक का पैसा फंस जाएगा। उस केस में बैंक आपसे कोलेट्रल मांग सकता है। हाँ, तो मोस्टली मैंने चांसेस कम ही मिलेगा सर, अगर परचेज ऑर्डर का अगेंस्ट में मिलेगा नहीं, मगर जब तक अगर एलसी कंफर्म ना हो एल या तब तक एल से परचेज के, या तो परचेज ऑर्डर बहुत अच्छे किसी बायर का हो, जी। A++ A++ रेटेड कोई बायर हो, जैसे IKI है आपका, आपका लैंडमार्क है, इस तरीके के बड़े बायर्स हैं, ब्रांडेड MDM है। ब्रांडेड बैंक है तभी वो देगी। और कोई भी तो ये इन ब्रांड्स पे आपको तुरंत परचेज ऑर्डर पे एलसी ऑनर्ड हो सर जाती है। सर बड़े बायर्स होंगे ठीक है, पर मैनेजर को भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कहते हैं, बड़े बायर्स हैं, ये A+ रेटिंग के बायर्स हैं। वो बैंक, मैंने पिछली बार, अच्छा वो आपका सेशन नहीं था, किसी और का सेशन था, हम बाहर की जब क्रेडिट रेटिंग निकालते हैं, अगर बैंक वाले को नहीं पता है तो हम बैंक से कहते हैं भाई 3,500 रुपये खर्चा आता है, अब इसकी क्रेडिट रेटिंग निकाल दो। क्रेडिट रेटिंग बाहर की ऐसे ही है जैसे हमारा सिविल है, तो उसका सब टर्नओवर कितना है, उसका पेमेंट पे आउट कैसा है, इज अ गुड पे मास्टर और नॉट, ये सारी चीजें निकल के आती तो है। राइट। ये क्रेडिट रिपोर्ट तो ईसीजीसी भी दे देता है ना बायर का, अगर हम वहां से अप्रोच करते हैं तो? ECG दे देगा, ब्रेड एंड बटर दे देगा, डैनब्रो दे देगा, बहुत सारी एजेंसी। अच्छा, ये अम्बेसी अम्बेसी भी देता है क्या सर? एम्बेसी कभी भी क्रेडिट रिपोर्ट नहीं देगा, या तो बैंक देगा, ECGC देगा, डैनब्रो देगा, या ब्रेड एंड बटर देगा। अच्छा अच्छा एम्बेसी कभी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता है। अच्छा। कब आपने एम्बेसीज को मेल किए होंगे, तो वहां से एक लिख के भी आता है, वी आर प्रोवाइडिंग यूर डाटा ऑफ द बायर एंड वी आर नॉट वो टेकिंग एनी डाटा देता है सर। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी जी, आर बायर नॉट डाटा टेकिंग, देता है वो हमको। आपको प्रमोट कर रहा है, आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपके पेमेंट की जिम्मेदारी नहीं लेगा। जी जी। राइट। तो ये पोस्ट शिपमेंट दैट मींस बिल डिस्काउंटिंग होता है सर? पोस्ट शिपमेंट इज एज गुड एज बिजनेस। अच्छा। और जो आपने एक लास्ट जो अभी बोला, ये जो ROSCTC, ये गवर्नमेंट बेनिफिट है, ROSCTL ये एंड जो हम रोड सेल टैक्स। करेंगे, ये जो हम सेल करेंगे सर्टिफिकेट अपना, हम इसको इंपोर्टर को, राइट? तो ये आप इंपोर्टर को सेल करोगे, और तो ये क्या, ये हमें ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से कब मिलेगा सर? जब हमारा कोई टर्नओवर, कोई हम कोई लेवल में नहीं नहीं, जाएंगे? टर्नओवर से मतलब नहीं है, जैसे ही आप शिपमेंट करोगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये ऑटो जनरेटेड रिसिप्ट हैं जो आपके आइस गेट पे अपलोड हो जाती हैं, जैसे ही शिपमेंट आपकी गई उसके बाद आपकी रिसिप्ट अपलोड हो जाएगी, और इधर आपका ड्रॉबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। नो ह्यूमन इंटरवेंशन, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ जाके वहां से डाउनलोड करना है, उसको सेल करना है। ROSCTL एंड EBRC सब आपके आइस गेट पे आता है, वहां पे जाना है, आपको मैकेनिज्म समझना है, वहां पे जाके उसको एक्टिव कर लेना है, अपने पोर्टल पे देख लेना। राइट। अच्छा। तो तो अब मोस्टली सब काम सीएचए कर देता है क्या, कि अपने को ही खुद करना पड़ता है? CHA कर देता है, बट ऑलवेज इट इज गुड कि आप सीख लो। कई बार CHA इन कामों के भी 5-5, 10-10 हाँ। हजार रुपए ले लेता है। कई बार आपसे कहता है कि भाई जी आपका 1 लाख का जी जी। ड्रॉबैक फंस गया है, या 1 लाख का ROSCTL फंसा हुआ है, मैं इसका 10% लूंगा, मैं आपका क्लियर करा दूंगा। और काम सिर्फ इतना है कि आपको DGFT की साइट पे जाना है और सर्विस में जाके नीचे अपने आप को एक्टिव कर लेना है, बट यू डोंट नो, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। सो इस पे आगे चल के मैं एक सेशन ले लूंगा कि कैसे आपको बेनिफिट्स क्लेम करने हैं अपने। जी राइट। जी जी ऐसा जी। तो सर वो हर बार कहीं ना कहीं फंसेंगे तो हर बार वो चार्ज करता रहेगा प्राइस, CHA। अगर अगर वो समझ जाएगा कि आप अपने आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल चार्ज करेगा, दुनिया ही ऐसी है। सर टोटल में सब मुझे सिर्फ ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं समझ में आया कि ड्यूटी ड्रॉबैक क्या चीज होती है, अच्छा, कहाँ बहुत क्लियर। आपको ये पता है कैशबैक मिलता है आपको पेटीएम पे? हाँ। बहुत अच्छी तरह जानता हूं, है ना। जैसे आपको पेटीएम कैशबैक देता है, वैसे भारत सरकार जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका कुछ परसेंटेज कैशबैक दे देता है, और उसका नाम रखा है ड्यूटी ड्रॉबैक।
एग्जाम्पल वैल्यू 10 लाख है तो 10 लाख का वो ड्यूटी परसेंट जो भी हमारे जैसे मान लीजिए गारमेंट आपके टेक्सटाइल में 2% टेक्सटाइल हुई या 4% हुई, तो जो फॉर भी एग्जाम्पल रेशियो बन के आ रहा है उतना पैसा कैश में आपने जो भी अकाउंट नंबर एनआईएफसी कोड दे रखा है उसमें जाके डाल दिया जाए और ऑटोमेटिकली जाता है। कभी कभार कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो वो पोर्ट पे दिखाई देता है, आपके पोर्टल पे दिखाई देगा, वो आप क्वेरी पूरी कर दीजिए, आपके खाते में पैसा आ जाता है। राइट। अब जी देखिए सर। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई, कस्टम प्रोसीजर्स। आई कैन से 99.99% लोग एक्सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कस्टम से गुजरना पड़े और पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मेरा माल फंस जाएगा, मेरे ऊपर ड्यूटी लगा दी जाएंगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए कस्टम प्रोसीजर इज एज सिंपल एज लाइक एनीथिंग, आपको सिर्फ समझने की दिक्कत है। इस टाइम यू आर इनटू कहते हैं ना आईटी वर्ल्ड। दुनिया में हम लोग जो भारत है ना वो नया भारत है, सब चीज आपके लैपटॉप पे है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जब आपकी पहली शिपमेंट जा रही होती है तो अपनी पहली शिपमेंट को फाइल करने के पहले आपको एडी कोड रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इट इज ऑथराइज डीलर कोड ऑफ योर बैंक। ये 11 डिजिट का 14 डिजिट का डीलर कोड होता है और ये आपकी बैंक आपको देती है। आइस गेट की साइट पे जाके इसको एक बार अपलोड करना है, सारे पोर्टल, सारे जितने भी पोर्ट इंडिया के हैं उन सब पे ये वैलिड हो जाता है। सरकार ये इसलिए अपलोड कराती है कि सरकार को ये पता चल जाए कि ये जो XYZ एक्सपोर्टर है, ये जो शिपमेंट कर रहा है, इसकी पेमेंट किस बैंक में जा रही है। और ये दोनों आइस गेट यानी कस्टम की साइट और आरबीआई की साइट आपस में इंटरलिंक्ड है, तो वहां से उनको पता चलता रहता है कि आपने कितना शिपमेंट भेजा है और उसके अगेंस्ट कितना पेमेंट आ गया है, कितना बाकी है। तो सबसे पहले आपको एडी कोड रजिस्टर्ड कराना है, फिर आपको आईएफएससी कोड रजिस्टर्ड कराना है, क्योंकि आईएफएससी कोड रजिस्टर्ड आप कराओगे आइस गेट की साइट पे जाके, तभी भारत सरकार को पता चलेगा कि रितुल जी को 10 लाख रुपए का हमको ड्रॉबैक भेजना है। अब भेजना है तो कहाँ भेजना, बुला के तो देना नहीं है ना, क्योंकि हर चीज तो ऑटोमेटेड है। तो आपसे वो आईएफएससी कोड एंड बैंक नंबर मांग लेते हैं और सीधे आरटीजीएस आपके खाते में पहुंच जाता है। ये भी आपको आइस गेट पे रजिस्टर्ड करा देना है। दूसरा, आपने पहले शुरुआत की पहली दूसरी स्लाइड में जीएसटी ले लिया था, अगर आप लोगों को याद होगा। अब आपको जीएसटी की साइट पे जाना है, उसमें सर्विसेज में जाके जनरेट एन एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये क्या होता है कि आपको ऑनलाइन एलयूटी जनरेट हो जाती है, इसके अगेंस्ट बिना ड्यूटी पे किए, बिना किसी भी तरीके की जीएसटी पे किए आप अपनी शिपमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे कोई ड्यूटी पे करने के लिए नहीं कहेगा। पहले क्या था कि पहले हमको बैंक गारंटी देनी पड़ती थी कस्टम में कि भाई साहब मैं इतने की बैंक गारंटी दे रहा हूं और मैं अगर आगे मेरे ऊपर कोई भी क्लेम निकलता है जीएसटी का तो आई एम लायबल और मेरी बैंक गारंटी से काट सकते हो। बट उसमें भी क्या होता था, बहुत पैसा फंस जाता था बैंक गारंटी देने के चक्कर में, तो गवर्नमेंट ने वहां से भी आपको सपोर्ट कर दिया। तो ये हुआ कस्टम का प्रोसीजर। अब आ गया डॉक्यूमेंट। दूसरा, लोग सब डरते हैं कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 2015-20, अब आ रही है 20-25 भी खत्म हो गए, 25-30 पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमको मेजरली 3 तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मेजरली, जिसमें पहला कॉमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट हो गई। जो आपने परफॉर्मा इनवॉइस बनाई थी वहां पर, वो आपने एक अंदाजे से कोटेशन बनाया था, आपने लिखा था कि मैं 1000 पीस बना के भेजूंगा। हो सकता है शिपमेंट तैयार होते होते 1000 के 980 रह गए हो या 1050 हो गए हो। तो आपका एग्जैक्ट क्वांटिटी जो पैकिंग के टाइम पे थी, वो उसका डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस और वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपने परफॉर्मा इनवॉइस में दी थी, यानी बायर का नाम, इंपोर्टर का नाम, एक्सपोर्टर का नाम, पेमेंट टर्म, डिलीवरी टर्म, यूनिट प्राइस, पैकिंग इंस्ट्रक्शन, एनी अदर इंस्ट्रक्शन, ये सब आप लिखते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जयजीत जी आप पैकिंग लिस्ट बना रहे हो, जो आप वहां पूछ रहे थे। जो पैकिंग इंस्ट्रक्शंस हमने कस्टमर से लिए थे, अकॉर्डिंग टू दैट हम पैकिंग लिस्ट तैयार करते हैं।
ये बहुत ही क्लियर एंड स्पेसिफिक पैकिंग लिस्ट होती है कि इस बॉक्स में इतनी क्वांटिटी, इस कलर, इस साइज के इतने पीस रखे। ये पैकिंग लिस्ट बायर भी यूज करता है अपने वेयरहाउस में माल खोलने के लिए। आपने 2000 डिब्बा माल भेज दिया, 10 तरीके के आर्टिकल गए हैं, तो बायर को तो पता नहीं कि उसको कौन सा डिब्बे में कौन सा आर्टिकल है। तो या तो वो सारे डिब्बे खोले 2000 के 2000 या वो आपकी पैकिंग लिस्ट से देख ले कि बॉक्स नंबर 180 में XYZ पीस रखा है, वो वहां से खोल के निकाल लेगा। एंड इवन कस्टम ऑफिसर्स भी पैकिंग लिस्ट को यूज करते हैं रैंडम इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि शिपमेंट जब कस्टम पे जाती है तो कई बार रैंडम इंस्पेक्शन होता है, एक्सरे होता है कि आप जो माल डिक्लेयर कर रहे हो वही जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अब आपको क्या करना है, एक पैकिंग लिस्ट बनानी है, एक कॉमर्शियल इनवॉइस बनानी है, राइट। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग एंड एयरवे बिल। अगर बाय शिप माल जा रहा है तो आपका बिल ऑफ लेडिंग रेज होगा जो शिपिंग लाइन आपको इशू कर देगी। बाय एयर जा रहा है तो एयरवे बिल इशू होगा जो आपको एयरलाइंस इशू करेगी। एंड बाय कुरियर जा रहा है तो डॉकेट इशू होगा जो कुरियर कंपनी आपको इशू कर देगी। तीसरा शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट या बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस में, ये आपको कस्टम भारत सरकार इशू करता है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कर रहे हो तो आपको BIS चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आप एग्रो कर रहे हो तो आपको फसाई चाहिए है। कभी कभी कस्टमर आपसे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांग लेता है। आपको COO चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि आप ड्रॉबैक ले रहे हैं। और पीछे मैं आपको समझा चुका हूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स, वहां पे आपको बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ये प्रूफ करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ता है। या आपकी LC या बायर ने आपसे कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो यहां तक मुझे लग रहा है बहुत क्लियर है कि देखिए बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको सिर्फ 2 तरीके के कागज बनाने हैं, बाकी कागज आपको अथॉरिटीज बना के देंगे। रितुल जी आप कुछ कह रहे हैं? सर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का तो मतलब यही हो गया ना कि हम अपने लेटर हेड पे लिख देंगे कि ना 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 ना, ये भारत सरकार इशू करेगी। DGFT की साइट पे जाके आपको इसको अप्लाई करना है, वहां वेरीफाई होगा, वेरीफाई होके ये सरकारी कागज है, भारत सरकार की मोहर लग के आएगी। बट ये बहुत ऑनलाइन जमा होता है, 700-800 रुपए इसकी फीस है। वो जमा होगा, आप ऑनलाइन जमा करोगे, फीस ऑनलाइन पे करोगे, 2 से 3 दिन में बन के आ जाता 2 से 3 दिन में। है, क्योंकि वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट आपके। सर ये जो सर क्या बोलते हैं, ये जैसे हम अभी एयर शिपमेंट करना हो तो आइटा दे देगा अपना उस बिल ऑफ लेडिंग एयर वे बिल बना के। मरीन में जा रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग CHA निकाल शिपिंग के दे लाइन देगा। में अगर जैसे CHA ही एयरलाइंस में भी दे देगा। हाँ हाँ, तो दोनों दे देगा वहां से निकाल आप के। डायरेक्टली थोड़ी जाओगे स्पेस बुक हाँ करने वो आप। दे देगा। अभी जैसे हम E-कॉमर्स में मान लीजिए कोई, मान लीजिए हमारा कोई बायर है और उनको छोटा पैकेट भेजना है, हमको US भेजना, कुरियर के थ्रू भेजना है, तो फिर हमका इसमें भी मेरे को शिपिंग लाइन को पकड़ना पड़ेगा कि कुरियर कंपनी सारा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी करके हमें दे देगा, मुझे सब सिर्फ इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट बना के देना होगा। सब कर देती है कुरियर कंपनी। आपको अच्छा। जो डॉकेट दे रही है कुरियर कंपनी, वही आपका डॉकेट प्रूफ हो जाता है। और कुरियर आपका कस्टम क्लियरेंस भी करा देती है, जिसे E-कॉम एक्सपोर्ट के अंदर कहते हैं। इसी के संग भारत सरकार ने DNK खोल दिए हैं, डाक निर्यात केंद्र। आप अपने आप को एक बार DNK में रजिस्टर्ड करा लो, आप ऑनलाइन बुक करोगे, पोस्टमैन आपके घर आएगा, पैकेट लेके जाएगा, कस्टम क्लियरेंस वगैरह वो सब करके। और जो कुरियर काम करता है, जैसे FedEx हो गया, DHL हो गया, वो भी वही सब करके देंगे। तो अगर आप एयर से जा रहे हो तो एयरवे बिल आपका CHA कर देगा। आप शिप से जा रहे हो तो शिप बिल ऑफ लेडिंग आपको CHA रेज करा के दे देगा। कुरियर से जा रहे हो तो जो भी कुरियर कंपनी है वो ही टेक केयर ऑफ दीज ऑल प्रॉब्लम्स। नहीं तो जैसे ये कुरियर वाले तो फिर हमें ये जैसे ये BRC वगैरह क्लोज कराने के लिए फिर ये डॉक्यूमेंट हमें क्या देंगे, जो हमें भी तो लॉग क्लोज कराना होगा ना उसको, इनवॉइस मैं को। BRC पे आ रहा हूँ। BRC क्लोज कराने के लिए आपका शिपमेंट कॉमर्शियली हुआ ना, आपके हाँ पोर्टल कॉम्पिटिशन हो पे गया। DGFT के साइट पे आपका अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। आपके बैंक में पेमेंट आ जाएगी, बैंक पे BRC रेज कर देगा, आप BRC जाके डाउनलोड कर लेंगे वहां। कोरियर कोरियर कंपनी कर देंगे सर, अपलोड कर देंगे। कुरियर कंपनी नहीं अपलोड करेगा। कुरियर कंपनी आपका शिपमेंट जब एक्सपोर्ट करेगा तो कस्टम को रिपोर्ट कर देगा, और कस्टम पे जो भी शिपमेंट रिलीज होके जाती है वो सब आइस गेट की साइट पे फ्लैश हो जाती है। अच्छा।
अच्छा राइट? जी, ये जो अभी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है, ये तो हम्म। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मीन्स ये हुआ कि हमारा प्रोडक्ट इंडिया में ही बना है, यही हुआ ना इसका जी, मतलब? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि आपका प्रोडक्ट इंडिया में बना है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मान लीजिए हमारा इंडिया और जापान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, और इंडिया से जो भी माल जाता है जापान उस पर ड्यूटी नहीं लगाता है। अब लेकिन क्या हुआ कि कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो इंडिया में नहीं बन रहा है, चाइना में बन रहा है, और उस पर ड्यूटी पड़ रही है 20% या 35%। तो कुछ लोगों ने क्या किया, चाइना से पहले इंडिया इंपोर्ट किया और यहां से उठा के एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि भाई इंडिया से आ रहा है। तो अगर जापान उसको भी बेनिफिट देने लगा तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ हमारा एफटीए करने के लिए। इसलिए हमको सीओसी चाहिए होता। जापान से इंपोर्ट करके इंडिया में लाए तो फिर भी वो इंडिया इंडिया का ही मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा, जब तक हम अपने नहीं, एयर हाउस क्यों? में। सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तो जापान का हो गया ना, अनटिल अनलेस कि आप उस पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, यू आर इम्पोर्टिंग फॉर री एक्सपोर्ट। अच्छा, तो हमारा यूएस का बायर मांगेगा सर्टिफिकेट ओरिजिन, तो हम क्या वो जापान वाला हमें देना पड़ेगा? क्यों? जापान से आप फिनिश प्रोडक्ट अगर मंगा रहे हो तो ये ट्रांस कंट्री शिपमेंट होगा। फिर आप जापान से इंडिया मंगाओगे क्यों? आप जापान से सीधे यूएस भेजो, बिल टू शिप टू। बिल आप जो करोगे, बिल आप करोगे और शिप वहां से होगा। हाँ, तब वो अपना ओरिजिनल ओरिजिन देगा, वो जापान वाला अपना हाँ, ओरिजिन देगा उसको सर्टिफिकेट। उसमें उसमें टेम्परिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है जयजीत जी। जो चीज जहां की ओरिजिन है वो वही सर्टिफिकेट दे सकता है। जैसे जब हम जीआई लेते हैं, हम्म जोग्राफिकल इंडिकेटर, तो जोग्राफिकल इंडिकेटर तो वही दे पाएगा ना जहां से वो जनरेट हो रहा है। अब चिकनकारी जी। लखनऊ में बनती है तो कोई गुजरात में बैठ के आदमी उसका जीआई कैसे दे देगा? अल्टीमेटली अगर गुजरात का आदमी चिकनकारी बेच रहा है तो उसने कहीं ना कहीं या तो लखनऊ में बनवाई होगी या लखनऊ से खरीदी होगी, तो जीआई तो लखनऊ ही देगा ना उसको। अच्छा अच्छा। सेम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर बांग्लादेश में कोई चीज बनी है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंडिया कैसे देगा? तो बांग्लादेश देगा। और उसमें टैंपरिंग ना हो, डंपिंग ना हो, और आपको बेनिफिट मिलता रहे एज एन एक्सपोर्टर। इसलिए गवर्नमेंट इस मैकेनिज्म को तो बनवा के वो लेके आई। सर सवाल मेरा था इसलिए कि देखिए, अब सामने वाला कंट्री को हम बात भेज रहे हैं तो हम तो वो तो नहीं बता रहे कि हम इसको जापान से लाए ना, हमें कहाँ से इंपोर्ट किए, हमें उनको ये बता नहीं ये इंडियन प्रोडक्ट है, हम यहाँ इंडिया से भेज रहे हैं, इंडियन तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। तभी तो वो पूछ उस लेगा ना आपसे, तभी वो पूछेगा जरा इसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे दो। हाँ, तो सब इंडिया का बना के हम नहीं दे सकते हैं? नहीं, तभी 4 दिन ले रही है जो अथॉरिटी है, तभी 4 दिन ले रही है। अच्छा, अब आप बताओ कौन से प्रोडक्ट को आप से फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से बनवाओगे और इंडिया के नाम से एक्सपोर्ट करना चाहोगे, किसी एक प्रोडक्ट का नाम। चाइनीज प्रोडक्ट ऐसे बहुत सारे हैं, मान लो कोई टॉयज टॉयज ही, या कोई ऐसा कोई भी ऐसा चीज है, कोई ऐसा केमिकल है या कुछ भी चीज है जो चाइना से इंपोर्ट इंडिया में कर रहे हैं, फिर इंडिया से लोग अपना उसको लेबल चेंज करके सारा कुछ मॉडिफाई करके पैकिंग चेंज करके फिर यहाँ से अपना लेबल लगा के इंडिया से अदर कंट्री में एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं सर यहाँ पे सारे। तो उसमें क्या उधर है वो तो ओरिजिन सर्टिफिकेट और ओरिजिन इंडियन का ही लगा रहे हैं ना फिर वो। नहीं, उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा नहीं जा रहा होगा, या वो कस्टम पे कोई टेम्परिंग कर रहे होंगे। अब आप ये सोचो कि अगर कोई प्रोडक्ट चाइना से इंडिया मंगाया जाएगा और वहां से फिर री एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट बामुलायजा बढ़ नहीं जाएगी कि डायरेक्ट बाहर चाइना से इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? भाई वो क्यों वाया मीडिया जा रहा है? या तो इसका मतलब वो चाइना से इंपोर्ट नहीं करना चाहता तो आप अपने बाहर से झूठ बोल रहे हो, या उसकी कंट्री चाइना से इंपोर्ट को बैन कर रखी है तो वो वाया मीडिया जा रहा ये है ना? ये इस तरीके की एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती है। ये कुछ दिन चलेंगी, चाइनीज प्रोडक्ट है, आज नहीं कल उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे लगे रहते हैं जो कभी इंस्पेक्शन या स्कैनिंग में फंसेंगे तो वो पता चल जाएगा कि इट इज फ्रॉम चाइना। तो आप अपनी गुडविल भी खोगे आपका बायर के सामने, और एक अच्छा रिलेशन भी खराब हो जाएगा, एंड यू आर इनटू इनलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिस आल्सो, राइट? जी। हम्म। सो ये था हमारे एक्सपोर्ट के बारे में। मैंने 3 सेशन में इसको बहुत क्रिस्प कवर करने की कोशिश करी है। अभी भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम एक आधा प्रश्न और ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका मेरी क्लास का। एक लास्ट प्रश्न अगर किसी को लेना है तो मैं ले सकता हूं, उसके बाद वी हैव टू क्लोज ऑफ।
या इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन होगा आप लोग तो ग्रुप में बात कर सकते हैं। सर मैं अपने जैसे सर्विस से रिगार्डिंग आपसे डिटेल पूछना चाह रही थी कि हम लोग कैसे इसमें वर्कआउट करें। प्रोडक्ट्स का तो बहुत ही क्लियर हो गया, बट हम लोगों को भी कैसे सर उसमें बिल। देखिए मैम, आप बिल्कुल ये क्लियर समझिए कि जितने भी बेनिफिट आपको हम फिजिकल प्रोडक्ट में दे रहे हैं उतने ही बेनिफिट सरकार आपको सर्विस एक्सपोर्ट में देती है। एंड फॉर सर्विस एक्सपोर्ट आपकी ईपीसी जो होती है वो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसमें आपको सिर्फ एक जीएसटी लेना है, करंट अकाउंट खोलना है, और कौन कौन सी सर्विसेज इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, एन नंबर ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है, बहुत सारी सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है। जैसे कि आपकी एडवोकेसी की सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है, कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट हो रही है, मेंटोरिंग एक्सपोर्ट हो रही है, योगा ट्रेनिंग, टीचिंग, ट्रांसलेशन, बीपीओ, सॉफ्टवेयर एंड आपका और बहुत सारी जो भी आप कर सकते हो, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, क्रिएटिव राइटिंग। सो यू जस्ट नीड टू टेक अ लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, और एसईजेड से आपको अपना आरसीएमसी लेना है, एंड देन यू आर ऑथराइज्ड एक्सपोर्टर। बेनिफिट आपको यही सारे मिलते हैं, मोर और लेस ये सारे बेनिफिट जितने मैंने आपको, राइट। थैंक यू वेरी मच। सो हिमांशी, शुड बी क्लोज टू दिस क्लास नाउ? यस सर, थैंक यू फॉर द सेशन। आज काफी लंबा सेशन हो गया, काफी डाउट लोगों के। हम लोग Q&A सेशन में दोबारा इन सबको डिस्कस कर लेंगे। एक बार और Q&A लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और कवर हो जाएगा, देन वील हैव अ Q&A सेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।